सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको ENA मतलब एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्शन मतलब महत्व की पोषण क्रियाएं क्या क्या होती है और बच्चों में वो महत्व क्रियाएं जो हम लोग को करनी है फील्ड में और प्रेग्नेंट मदर्स जो पेट से जो माता है, प्रेग्नेंट मदर्स है, धात्री माता है, उनको क्या उनके लिए क्या क्रियाएं करनी है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हम लोग को क्या क्रियाएं करनी है, क्या महत्वपूर्ण पोषण क्रियाएं हैं जिससे बच्चे का वज़न बहुत अच्छी तरह प्रेगनेंसी में बढ़ेगा। तो एक तो है आपको कि सबसे पहले माता को पोषण के बारे में बताना है, ठीक है। तो पोषण में जैसे मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 न्यूट्रिएंट के बारे में बताया, प्रकार 1 प्रकार 2 पोषण तत्व क्या है, वही आपको माँ को सिखाना है, ठीक है। तो उस सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा है कि हमारी माताओं में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कमी है। प्रोटीन जो प्रोटीन होता है, तो आपको वो प्रोटीन खाने में बढ़ाना है, माँ के प्रोटीन खाने में। मेरे एक्सपीरियंस से मैं लगभग 78 ग्राम प्रोटीन रेकमेंड करती हूँ, 78 ग्राम्स। तो जैसे प्रोटीन के माध्यम से, प्रोटीन के ट्यूटोरियल के माध्यम से आपने सीखा कि कैसे प्रोटीन कैलकुलेट करना है, कैसे गिनना है प्रोटीन को, तो उसी तरह आपको हर मदर में गिन के आपको बताना है कि चलिए इतना दूध पीना है यार, इतना अंडा खाना है या इतने कठोर लेने हैं, जो अंकुरित है इतने लेने हैं। तो आपको ये सारा गिन के आपको माँ को दिखाना पड़ेगा। मैं इनफैक्ट आपको IC चार्ट जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से चार्ट बनाए हुए हैं, वो चार्ट के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे माँ को ये सब सिखाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी पहली पोषण क्रिया कि माँ को पूरा जो पोषण है, आयरन रिच खाना है, लो रिच खाना है, जिससे आपने सब तो अभी सीखा हुआ है एक्चुअली। कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, फोलेट है, तो वो कौन से खाने में ज़्यादा होगा, B12 है, अलग अलग जो है टाइप 1 प्रकार 1 और प्रकार 2 दोनों के बारे में माता को समझाना है। दूसरा है कि जो अच्छी चर्बी है वो बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के मेदू के लिए, बच्चे के मस्तिष्क के लिए, ठीक है। उसका जो ब्रेन बढ़ रहा है उसके लिए जो टाइप 2 का जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3, ठीक है, तो वो ओमेगा 3 माँ को लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको वो भी बताना है। अच्छी चर्बी जो है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल वो बच्चे के स्पाइन के लिए और बच्चे के जो न्यूरल सेल्स जो होते हैं, ज्ञान तंतु है, उसकी जो पेशियाँ है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। तो आपको माँ को बोलना है कि घर में अगर घी है या मक्खन है या दूध है, दही है, वो माँ को लेना है। दूध या दही से चर्बी निकालना नहीं है, क्योंकि वो चर्बी में कोलेस्ट्रॉल, अच्छा सा कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो वो माँ को बताना है कि वो घी और जो है वो अच्छी मात्रा में प्रेगनेंसी में लेना है, ठीक है। दूसरा तो ये तो हो गया आपका प्रकार ए, पहला महत्वपूर्ण पोषण कार्य। दूसरा है माँ को बताना है कि वो IFA की टैबलेट लेनी है। उसके बारे में भी मैंने अच्छा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आयरन, फॉलिक एसिड है और फिर ऑफ कोर्स कैल्शियम भी लेना है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे वो प्रेग्नेंट हो रही है तो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको वो सब दवाइयाँ भी देनी है, ठीक है। तीसरा जो है कार्य वो है आपका आयोडीन युक्त मिट। तो वो आयोडीन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आयोडीन कम होगा तो बच्चों में IQ में प्रॉब्लम हो सकता है। उसकी जो IQ है, उसका जो मस्तिष्क है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसके ग्रोथ में भी, विकास में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो माँ को बोलना है कि जब भी वो मीट इस्तेमाल करे तो उसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चौथा हमारा कार्य जो हम लोग को करना है वो जैसे ही प्रेग्नेंट मदर्स डिलीवर हुई, ठीक है, तो डिलीवरी के बाद तुरंत ही 1 घंटे में ही, एक्चुअली 1 घंटे की भी राह देखने की ज़रूरत नहीं, जैसे बच्चा पैदा हो उसको तुरंत ही माँ के स्तन पे लगाना है, ठीक है। तो बच्चे को ब्रेस्ट क्रॉल कराना है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे ब्रेस्ट क्रॉल करना है। तो वो आपको माँ को पहले से
ज्ञान देना है, जानकारी देनी है कि ब्रेस्ट क्रॉल क्या होता है, ठीक है। और डॉक्टर से भी और एएनएम जो है उनको भी आपको बताना है कि बच्चे को ब्रेस्ट क्रॉल कराएं। एक बार वो दूध पिलाना चालू कर दिया, फिर आपको जैसे माँ पीएनसी वार्ड में आती है तो आपको उसको सिखाना है स्तनपान कराना, क्योंकि हम लोग को मालूम है, सबको मालूम है कि स्तनपान कराना है कि कैसे कराना है वो नहीं मालूम। जैसे आपको भी पता चलेगा कि हम लोग को भी बहुत सारी अज्ञानता है, तो वो माँ को क्रॉस क्रेडल होल्ड, साइड लाइन होल्ड, अलग अलग होल्ड दिखा के माँ को सिखाना है। क्रॉस क्रेडल होल्ड सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा है यहाँ पे नंदुरबार और बहुत सारे अलग अलग जगह में। दूसरा ये एक है हमारा, ये है माँ को बोलना है कि 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं, ऊपर का पानी भी नहीं, गुट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, दवाई तो ठीक है, लेकिन बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है, वो भी सही टेक्निक से देना है, क्योंकि सही टेक्निक से नहीं दिया, आप दूध तो देते रहेंगे लेकिन सही टेक्निक से नहीं दिया तो फिर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर बच्चे को 6 महीने के अंदर जुलाब हो गया तो आपको बच्चे को ओआरएस भी देना है। माँ को बोलो कि अपना दूध चालू रखे, दूध बंद ना करे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण का काम है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी मदर्स ऐसी समझती है कि नहीं, अगर बच्चे को जुलाब हुआ तो मैं दूध दूंगी तो उसको ज़्यादा जुलाब होंगे, वो गलत, ये मिथ्या है। आप माँ को समझाना है कि जितना उसका वो पानी जा रहा है उसके जुलाब से, तो वो माँ अपना दूध के द्वारा वो पानी ही नहीं, अपना प्रोटीन देगी, चर्बी देगी, सारा जो 40 तरह के तत्व है वो दूध के माध्यम से जाएगा। तो दूध बिल्कुल बंद नहीं करना है, ओआरएस चालू करना है, और जिंक भी देना है आपको। तो जिंक मतलब पीएचसी में मिलता ही होगा, तो जिंक भी बच्चे को देना है। 2 हफ्ते का कोर्स है, तो वो मदर को वो कोर्स ख़त्म करना है बच्चे के लिए। 6 महीने का बच्चा अगर हो गया, ठीक है, तो अभी 6 महीने के बाद बच्चे को पूरक आहार चालू करना है, टाइम पे चालू करना है। मैं हमेशा बताते रहती हूँ कि कैसे चालू करना है, कितना देना है, कितनी बार देना है, कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गाढ़ा कितना होना चाहिए, वो अलग अलग आपको सलाह देनी है माँ को। और वो सलाह आपको 5.5 महीने में अगर चालू कर देंगे तो अच्छा रहेगा। माँ को बोलना है 6 महीने तक बच्चे आपको वेट करना है, उसकी राह देखनी है। 6 महीने के बाद ही उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब पूरक आहार देना है, ठीक है। लेकिन उसकी जो सलाह है वो आप 5.5 महीने पे चालू कर सकते हो। माँ को सारे जो हम लोगों ने प्रोटीन पाउडर्स जो बनाए हुए अच्छे, जो प्रकार 1 और प्रकार 2 के जो पाउडर्स जो आपने वीडियो में देखने वाले हैं, तो वो भी आपको बताना है माँ को कैसे वो घर पे वो बना सकती है। दूसरा जो है वो है 6 महीने के बाद अगर बच्चे को जुलाब हुआ तो 6 महीने के बाद बच्चे को ओआरएस देना है, जिंक देना है उसको, बच्चे को माँ का दूध चालू रखना है, ठीक है। और खाना जो है, जो बच्चा जो पूरक आहार ले रहा है वो भी चालू रखना है, ठीक है। ज़्यादा फ्रूट्स नहीं देना है, फ्रूट जूस नहीं देना है, फ्रूट जूस से उससे बच्चे को ज़्यादा जुलाब होगा। वैसे भी हम फ्रूट जूस रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स ज़्यादा मत दो, थोड़ा सा केला चलेगा, लेकिन जो अच्छा सा जो आहार है, अंडा है, दही है, खिचड़ी है, वो सब आपको बच्चे को डेफिनेटली देना है, ठीक है। एक दूसरा सा महत्वपूर्ण ये है कि आपको विटामिन ए की डोज देने हैं। तो आपको ध्यान में रहे कि 6 महीने के बाद बच्चे को विटामिन ए की डोज जो गवर्नमेंट में मिल रहे हैं, तो आपको ध्यान से उसको देने हैं। आयरन जो है, जो हफ्ते में 2 बार बच्चे को 6 महीने के बाद दिया जाता है, वो भी बच्चे को देना है। आपको वो भी ध्यान में रखना है कि उसको आयरन की डोज मिले हफ्ते में 2 बार। और अगर बच्चा आपको कुपोषित अगर नज़र में आए, अगर ऐसा लगे कि कुपोषित है, उसको डेफिनेटली एनआरसी भेजना है, क्योंकि वो अगर सैम बच्चा आ रहा है, बहुत सैम, तो आपको वो डेफिनेटली डॉक्टर से बात करनी है, उसको सैम से जितना हो सके उसको जल्दी से निकालना है, ठीक है।
एक लास्ट महत्वपूर्ण कार्य है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा कि अगर बच्चा बीमार है तो बीमारी के टाइम में तो बच्चा वो खाना ज़्यादा नहीं खाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो बीमारी से बाहर निकल रहा है तभी बच्चे को बहुत भूख लगेगी। तब तो जब भी वो बच्चा बहुत भूखा है तभी आपको उसको 1.5 गुना खाना देना है। लेकिन कैसा खाना देना है? जिसमें प्रकार 2 के जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है प्रकार 2 के, वो ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि देखिए 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, बच्चे का वज़न कम हो गया, तो वज़न बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ विकास के तत्व है वो आपको बच्चे को ज़्यादा देने हैं। मतलब उसमें तो हो गया आपका प्रोटीन, चर्बी, मैग्नीशियम वाला, पोटेशियम वाला, जिंक वाला खाना जो आपने अब ऑलरेडी सीखा हुआ होगा, तो वो खाना आपको बच्चे को ज़्यादा देना है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके एसेंशियल न्यूट्रिशन एक्शन। जो महत्व पोषण कार्य है वो क्या है, फील्ड में आपको क्या करने हैं जिससे बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। ठीक है, धन्यवाद। गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण क्रियाओं के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे गर्भावस्था के समय पोषक खाने की जरूरत, गर्भावस्था के समय जरूरी पोषण क्रियाएं। जरूरी पोषण क्रियाओं को ENA के नाम से भी जाना जाता है। ENA महिलाओं और शिशुओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए उठाया गया कदम है। गर्भावस्था के समय एक महिला में शारीरिक रूप में और हार्मोन में बदलाव आते हैं। उसकी पोषक खाने की ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में पोषक खाना माँ और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। माँ के पेट में पल रहा शिशु अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ पर निर्भर होता है। गर्भधारण से लेकर शिशु के दूसरे जन्मदिन तक के समय को पहले 1000 दिन कहते हैं। इस दौरान उसका शरीर तेजी से बढ़ता है और दिमाग का भी विकास होता है। यह शिशु और उसकी माँ के मौजूदा समय और आने वाले समय के स्वास्थ्य का भी फैसला करता है। माँ के लिए अच्छा खाना उसे मतली और कमजोरी से बचाता है। यह भ्रूण के दिमाग के विकास में मदद करता है। यह शिशुओं में जन्म दोषों के खतरे को कम करने में भी मदद करता है और माँओं में अनीमिया को। आइए बात करें पोषक खाने पर और गर्भावस्था के दौरान जरूरी पोषण क्रिया पर। गर्भावस्था के समय कई जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। प्रोटीन उनमें से एक है। प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोटीन से भरपूर खाना खाने की सलाह दी जाती है। मांस, मछली, चिकन और अंडे ये सब प्रोटीन से भरपूर होते हैं। दालें, फलियां, दाने, बीज, दूध और दूध से बनी चीज़ें भी अच्छे स्रोत हैं। गर्भावस्था के समय ज़रूरी फैटी एसिड भी महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अच्छे फैट भी कहा जाता है, जैसे कि DHA और EPA। मछली, दाने और बीज इन फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं। आइए गर्भावस्था के समय बाकी ज़रूरी पोषक तत्वों की बात करते हैं। फोलेट DNA के संश्लेषण के लिए जरूरी है और भ्रूण की कोशिका के विकास के लिए भी। यह शिशुओं में न्यूरल ट्यूब के दोष को कम करने में भी मदद करता है। गर्भावस्था के समय हर रोज खाने में फोलेट को लेना बहुत जरूरी है। अंकुरित खाने, हरी पत्तेदार सब्जियां और मुर्गी का जिगर फोलेट के अच्छे स्रोत हैं। गर्भावस्था के समय फोलेट के साथ आयरन एक जरूरी भूमिका निभाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के बनने के लिए आयरन की जरूरत होती है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। गर्भावस्था के समय खून की मात्रा बढ़ती है, इसलिए महिलाओं को आयरन की ज्यादा जरूरत होती है।
यह बढ़ते भ्रूण की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। भ्रूण में आयरन का एक भंडार बनता है जिसका इस्तेमाल वो जन्म के बाद कर सकता है। आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है। एनीमिया से बचने के लिए खाने में आयरन से भरपूर चीज़ों को खाना चाहिए। मुर्गे या बकरी का जिगर, दिमाग और दिल में आयरन भरपूर होता है। समुद्री खाने, अंडे और हलीम के बीज आयरन के अच्छे स्रोत हैं। फलियों में भी आयरन होता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां और बीजों में भी। हल्दी पाउडर और धनिया के बीज में भी कुछ आयरन होता है। एनीमिया परजीवी के कारण भी हो सकता है और पेट के कीड़ों के इन्फेक्शन से भी। इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को पेट के कीड़ों की दवा लेनी चाहिए। दूसरी तिमाही के समय इस दवा की एक खुराक लेने की सलाह दी जाती है। याद रखें कि खाने के साथ चाय और कॉफी नहीं पीनी चाहिए। शरीर के आयरन सोखने में ये दखल देता है। दिलचस्प बात यह है कि विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन को सोखने में मदद करता है। इसके लिए आयरन से भरपूर खाना खाएं और विटामिन सी से भरपूर खाने भी। आंवला, टमाटर, अमरूद विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। गर्भावस्था के समय आयरन और फोलेट की ज़रूरत बढ़ जाती है। रोज़ के खाने से ये ज़रूरत पूरी नहीं होती। इसीलिए आयरन, फोलिक एसिड परिपूरक लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि प्रसव से पहले लिए जाने वाले परिपूरक स्वस्थ आहार की जगह नहीं ले सकता। प्रसव से पहले लिए जाने वाले परिपूरक गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान लिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेविका से आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां मांगनी चाहिए। ये गोलियां आंगनवाड़ी में मिल जाती हैं। ये गोली दिन में एक बार लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड की गोली लेते समय ध्यान रखना चाहिए। मतली और बेचैनी से बचने के लिए खाने के 2 घंटे बाद ही गोली लेनी चाहिए। कभी कभी इन गोलियों को लेने के बाद उसे काला मल आ सकता है। दस्त या कब्ज भी हो सकता है। ये सब लक्षण कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। कैल्शियम की गोलियों के साथ आयरन, फोलिक एसिड की गोली नहीं लेनी चाहिए। इन्हें सुबह और शाम की खुराक के रूप में लेना चाहिए। कैल्शियम गर्भावस्था के दौरान एक अन्य ज़रूरी पोषक तत्व है। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी से ज़्यादा रक्तचाप होता है। इससे हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है। इसकी कमी से बचने के लिए उसे रोज़ दूध और दूध से बनी चीज़ों को खाना चाहिए। बीज, दाने, हरी पत्तेदार सब्जियां और सूखी मछली में भी कैल्शियम होता है। गर्भावस्था के दौरान और बाद में कैल्शियम परिपूरक की सलाह दी जाती है। कैल्शियम की गोली ICDS केंद्रों में दी जाती है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी। ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा है। ये गोलियां गर्भावस्था के 14 हफ्तों से लेकर प्रसव के 6 महीने के बाद तक दी जाती हैं। गोली को दिन में 2 बार लेना चाहिए। ज़्यादा कैल्शियम लेने पर शरीर आयरन को सोख नहीं पाता। इसीलिए 2 कैल्शियम की गोलियों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। नाश्ते या दोपहर के खाने के बाद एक गोली लेनी चाहिए। दूसरी गोली शाम के नाश्ते या रात के खाने के बाद लेनी चाहिए। खाली पेट कैल्शियम की गोली नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस पेट के परत की सूजन है।
आयोडीन एक अन्य पोषक तत्व है जो जरूरी भूमिका निभाता है। जीवन के सभी चरणों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन शरीर में ठीक से जमा नहीं हो पाता, इसीलिए हर रोज आयोडीन की थोड़ी जरूरत होती है। मछली, झींगे, दूध, चीज और आयोडीन वाला नमक आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। आयोडीन की कमी से बचने के लिए आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में आसानी से आयोडीन वाला नमक मिल जाता है। आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। इसे खाना पकाने के आखिर में डालना चाहिए। आयोडीन वाला नमक गर्मी और तेज रोशनी में नहीं रखना चाहिए। गर्मी और तेज रोशनी से नमक में मौजूद आयोडीन नष्ट हो सकता है, इसीलिए इसे डब्बे में कसकर बंद करके अंधेरे में रखना चाहिए। अन्य पोषक तत्व जो गर्भावस्था के दौरान जरूरी भूमिका निभाते हैं वे हैं कोलिन और जिंक। विटामिन B12 और मैग्नीशियम भी जरूरी हैं। कोलिन, फोलेट और विटामिन B12 न्यूरल ट्यूब के दोष को कम करते हैं। न्यूरल ट्यूब के दोष जन्म दोष हैं जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर करते हैं। कोलिन दिमाग के विकास के लिए भी जरूरी है, जबकि जिंक भ्रूण के विकास में मदद करता है। इन पोषक तत्वों के बारे में ज्यादा जानकारी बाकी के ट्यूटोरियल में बताई गई है। कृपया इन पोषक तत्वों के बारे में बने अलग अलग ट्यूटोरियल देखें, जैसे कि प्रोटीन की महत्वता, कोलिन की महत्वता और फोलेट की भी। कैल्शियम की महत्वता भी देखें और B12 भी। पोषक खाना माँ और शिशु दोनों के अच्छे सेहत के लिए जरूरी है। माँ के खाने में अलग अलग तरह के खाने के समूह की चीजें होनी चाहिए। पहला, जिसमें अनाज, जड़ें, सफेद कंद और केले हैं। दूसरे में दालें हैं और तीसरे में दाने और बीज हैं। चौथे में दूध या दूध से बनी चीजें हैं। पांचवें में मांस, मुर्गी और मछली हैं। छठे में अंडे हैं। सातवें में गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। आठवें में विटामिन A से भरपूर सब्जियां हैं। नौवें में बाकी की सब्जियां और फल हैं। अपने हर रोज के खाने में कम से कम 6 खाने के समूह की चीजों को लेना चाहिए। इनमें से उसे प्रोटीन से भरपूर खाने के समूह और अच्छे फैट वाला खाना लेना चाहिए। स्टार्च वाला खाना कम खाना चाहिए। इन सब पोषक तत्वों के साथ साथ पानी पीना भी जरूरी है। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। प्रसंस्कृत शक्कर, नमकीन खाना और कैफीन वाली पीने की चीजों से बचना चाहिए। यहाँ तक कि शराब और धूम्रपान से भी दूर रहना चाहिए। इस ट्यूटोरियल में बताई गई सभी पोषण क्रिया को याद रखें। वे एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए जरूरी हैं और स्वस्थ भ्रूण के विकास के लिए भी। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। शिशुओं के लिए जरूरी पोषण क्रियाओं पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुपोषण को रोकने के सही तरीकों के बारे में जानेंगे। जरूरी पोषण क्रियाएं कुपोषण को हटाने के लिए उठाए गए कदम हैं। पहले 1000 दिनों के समय इनकी जरूरत होती है। गर्भधारण से लेकर शिशु के दूसरे जन्मदिन तक को पहले 1000 दिन कहते हैं। जरूरी पोषण क्रियाओं को ENA के नाम से भी जाना जाता है।
पैदा हुए शिशु के लिए सबसे पहला ENA जो किया जाता है वो है गर्भनाल को दबाकर बंद करने में देरी। शिशु के पैदा होने के तुरंत बाद गर्भनाल को नहीं काटना चाहिए। नर्स को सबसे पहले गर्भनाल की धड़कन को महसूस करना चाहिए। जब धड़कन बंद हो जाए तो ही नाल को काटना चाहिए। नाल को कुछ देर के बाद बंद करने से गर्भनाल और शिशु के बीच रक्त का प्रवाह होने लगता है। इससे पहले 6 महीनों तक के लिए शिशु में आयरन की मात्रा बेहतर होती है। ऐसा करने से इन महीनों में शिशुओं में अनीमिया से बचाव होता है। गर्भनाल को दबाने के बाद शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। ऐसा करने के लिए शिशु को मां के बिना कपड़े ओढ़े हुए पेट पर रखना चाहिए। शिशु पैदाइश से ही स्वाभाविक रूप से स्तनपान करना जानता है। इस स्वभाव से वह मां के स्तन को ढूंढ सकता है और दूध पीना शुरू कर सकता है। इस पूरे प्रक्रिया को ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं। एक अन्य ट्यूटोरियल में ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में ज्यादा बताया गया है। उस ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। शिशु के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कराना बहुत जरूरी है। पहले दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। नवजात शिशु के लिए यह पोषक तत्वों का सबसे पहला स्रोत है। कोलोस्ट्रम में बीमारियों से लड़ने वाले तत्व और अच्छे फैट होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए विटामिन ए का पहला स्रोत भी होता है। विटामिन ए स्वस्थ आँखों और रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। माँ का दूध पहले 6 महीनों के लिए विटामिन ए की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। 6 महीने के बाद विटामिन ए से भरपूर पूरक आहार देना चाहिए। असरदार स्तनपान के लिए स्तन पर शिशु के मुंह की सही पकड़ सबसे जरूरी है। शिशु के मुंह का स्तन पर गलत जुड़ाव होने की वजह से निप्पल से स्तनपान होगा। इससे शिशु को बहुत कम दूध मिलेगा। शिशु का मुंह एरियोला के निचले हिस्से से जुड़ा होना चाहिए। इससे शिशु को काफी दूध मिलेगा। एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। स्तनपान के सही तकनीकों के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। 6 महीने पूरे होने पर शिशु की पोषक तत्वों की जरूरत तेजी से बढ़ जाती है। इस दौरान सिर्फ स्तनपान काफी नहीं होता। ऐसे में स्तनपान के साथ पूरक आहार भी शिशु को खिलाना चाहिए। जैसे ही शिशु 6 महीने पूरे कर ले, पूरक आहार शुरू कर दें। 6 महीने की उम्र का मतलब शिशु के जीवन के 6ठे महीने की शुरुआत नहीं है। इसका मतलब है कि उसने 6 महीने पूरे कर लिए हैं और अपने जीवन का 7वां महीना शुरू कर दिया है। साथ ही उम्र के हिसाब से खाने की मात्रा और गाढ़ापन भी बदलते रहना चाहिए। शिशु के खाने में अलग अलग खाने के समूहों की चीजें होनी चाहिए। खाने के समूहों में पहला है स्तनपान, दूसरा अनाज, जड़ और कंद हैं, तीसरा फलियां, बीज और दाने हैं, चौथा है दूध से बनी चीजें, पांचवा मांस, मछली और मुर्गी है, छठा समूह है अंडा, सातवां विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जी हैं, आठवां है बाकी के सभी फल और सब्जियां। शिशु के खाने में इन सभी 8 खाने के समूहों की चीजें होनी चाहिए। इन खानों के पोषक तत्वों से शिशु के विकास में मदद मिलती है। पूरक आहार के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में विस्तार से बताया गया है। आइए अब उन परिपोषक के बारे में जानते हैं जो शिशुओं को देनी चाहिए। 6 महीने से 5 साल तक के शिशु को आयरन, फॉलिक एसिड परिपोषक देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवक को इसे सप्ताह में 2 बार शिशुओं को देना होता है। विटामिन ए परिपोषक साल में 2 बार दी जानी चाहिए। यह परिपोषक 9 महीने से
5 साल तक की उम्र तक दिया जाता है। परिपोषक स्वास्थ्य कर्मी के सलाह से ही देना चाहिए। अब हम दस्त लगे हुए शिशु के इलाज के लिए ENA देखेंगे। दस्त लगना कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। यह शरीर में पानी की कमी, सोडियम और पोटेशियम के स्तर के बिगड़ने का कारण बनता है। ज्यादा दस्त होने पर शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए दस्त का इलाज बहुत जरूरी है। ORS और जिंक परिपोषक दस्त के इलाज में मदद करते हैं। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। यह शरीर में पानी, सोडियम और पोटेशियम को पूरा करता है। यह बाजार में पाउडर वाले पैकेट जैसा आसानी से मिल जाता है। ORS का एक पैकेट इस्तेमाल करने के लिए इसे 1 लीटर उबालकर ठंडे किए हुए पानी में मिला लें। ORS के साथ साथ जिंक भी जरूरी है। जिंक दस्त की अवधि कम करता है। दस्त का बार बार होना और शिशु में दस्त की गंभीरता को भी कम करता है। इससे शिशु की बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसे 14 दिनों के लिए दिन में 1 बार दिया जाना चाहिए। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं को हर रोज 10 मिलीग्राम जिंक दिया जाना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा उम्र के शिशुओं को 20 मिलीग्राम जिंक हर रोज दिया जाना चाहिए। जिंक की गोली एक छोटे चम्मच में माँ के दूध या ORS में घोलकर दें। आप उबालकर ठंडा किया हुआ पानी भी ले सकते हैं। ORS और जिंक की गोली स्वास्थ्य सेवक की सलाह के बाद ही देनी चाहिए। ORS और जिंक के साथ 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं को माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 से 24 महीने के शिशुओं को माँ का दूध पिलाना चाहिए और पूरक आहार भी देना चाहिए। याद रखें कि बीमारी के समय शिशु को माँ का दूध बार बार पिलाना चाहिए। यह शिशु को जल्दी से ठीक होने और वजन के बढ़ने में मदद करता है। इससे बीमार शिशु को आराम भी मिलता है। स्तनपान के साथ हर शिशु को कंगारू मदर केयर भी दी जानी चाहिए। पैदा होने के समय कम वजन वाले शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर की भी सलाह दी जाती है। कंगारू मदर केयर के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। यदि शिशु 6 महीने से बड़ा है तो उसका खाना 1.5 गुना बढ़ा दें। ऐसा तब करें जब ठीक होने पर शिशु को फिर से भूख लगने लगे। अलग अलग तरह का खाना देकर शिशु को खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसकी भूख के हिसाब से उसे पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्व दें। पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। शिशु के ज्यादा बीमार होने पर माँ को उसे जल्दी से स्वास्थ्य सेवक को दिखाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवक को ज्यादा बीमार शिशु को NRC भेजना चाहिए। NRC पोषण पुनर्वास केंद्र है। यह गंभीर रूप से कुपोषित शिशुओं को फिर से तंदुरुस्त करने का केंद्र है। यह केंद्र शिशुओं को विशेष पोषण चिकित्सा प्रदान करता है। अगर शिशु 6 महीने की उम्र पूरी कर चुके हैं तो यह उन्हें घर का बना खाना खाने के लिए तैयार करता है। ये माँओं को स्तनपान के बारे में, शिशु पोषण और शिशु की देखभाल की सही जानकारी देते हैं। शिशु को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी पोषण क्रियाओं का पालन करें। वे शिशुओं में कुपोषण को रोकने में भी मदद करते हैं। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।